हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था कि दीदी यूपी टेट के जितने मैथ्स के PYQs हैं उसे आप कराएं, और हमारा एग्ज़ाम में सिर्फ लगभग आज तो आपका कितना तारीख हो गया है, 26 आई थिंक, यानी 6 से 7 दिन सिर्फ बचे हैं। तो मैं कोशिश करूंगी इन 6 से 7 दिनों में जितने भी यूपी टेट के क्वेश्चंस हैं मैथ्स के वो सारे मैं करा दूं मैथ्स पेडागोजी के साथ। और हाँ, जो यूपी टेट की मैथ्स में मैंने मतलब मेरी भी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। मैथ्स वाला पोर्शन मेरा ठीक है, लेकिन इसका मैथ्स थोड़ा सा टफ है। जैसे मैथ्स में एक सबसेट यूनियन इंटरसेक्शन करके वाला जो पोर्शन है वो मैंने भी अभी अपनी उसकी प्रिपरेशन नहीं की है, क्योंकि मैं वो सोच रही हूँ कि उस पर मैं अगर ध्यान दूंगी तो बाकी अदर मेरा सब्जेक्ट रह जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि वो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसे स्किप ही कर दूँ। तो उस वाले क्वेश्चन को मैं आपको भी स्किप करूंगी, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं आ रही तो मैं फिर आपको उसे झूठ मूठ का नहीं बताऊंगी। हाँ, अगर इस बीच में उसे प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उसकी तैयारी कर लेती हूँ, तो मैं उसे भी आपको समझाऊंगी। वो सब्जेक्ट जो है वो मैंने आपको बता दूं 11th 12th या और उसके बाद ग्रेजुएशन में पढ़ा था, तो उसके बाद फिर उसे टच नहीं किया है, छुआ नहीं है, तो जिसकी वजह से उसकी रिवीजन नहीं है। खैर, आज मैं आपको यूपी टेट की 2018 के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाले जो वीडियोस है देख लीजिएगा, किसी एक वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन 2018 का ही करवाया है और उसके आगे का मैं क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। हाँ, एक और बात, क्वेश्चंस जो है मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि आपको पता है मेरे पास भी टाइम की कमी है, और क्वेश्चंस लिखूंगी तो शायद टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि बिना लिखे मैं 5 की जगह 10-15 क्वेश्चंस करा दूं। तो ये देख लीजिए, यूपी टेट का ही क्वेश्चन है 2018 का, ये मैंने ही लगाया था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे गलत भी हुए थे और ये आंसर तो खैर मेरा सही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, मैं इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। इन एन एग्जामिनेशन द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 58। कहता है कि एक एग्जामिनेशन क्लास है जिसमें उसका जो मीन यानी जो माध्य है वो 30 बच्चों का कितना है, 58.5, यानी 30 स्टूडेंट, जो 30 स्टूडेंट हैं उनका जो मीन है वो आपको एग्ज़ाम में इतना लिखना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ। तो वो आपका कितना है, मैं थोड़ा मोबाइल इधर रखती हूँ और कॉपी मैं नीचे करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो वो कितना है, 58 पॉइंट कितना है, 5 है। Later on, it was detected that marks of one student was wrongly copied as 57 instead of 75। फिर बाद में देखिए 30 बच्चों का जो मार्क्स का मीन है वो 58.5 है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि एक कॉपी का नंबर जो है वो गलत चढ़ गया, यानी 75 की जगह चढ़ना था 75, लेकिन चढ़ गया क्या, 57, यानी इसमें 57 वाला नंबर ऐड है और उसका मीन निकला है। फाइंड द करेक्ट मीन। तो आप 75 के हिसाब से नया मीन बताइए। तो देखिए इसका मैं 2 मेथड बताऊंगी, एक मैं बेसिक बताऊंगी और दूसरा मैं शॉर्टकट। तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा अच्छा लगता है। अच्छा देखिए, 30 बच्चों का मीन है, तो आपको पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या है, इतनी बेसिक पता होना चाहिए। जो टोटल नंबर रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सम करते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है वो चीज़ होता है। सभी को सम करके जो भी नंबर दिया है 30 बच्चों का, सबको ऐड करके और 30 से डिवाइड करेंगे, यही होता है। लेकिन इसका हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम निकालने का क्या होता है, टोटल नंबर, ये मीन से और ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी अगर हमें टोटल सम निकालना है तो ये जो मीन है, मीन से सॉरी ये जो स्टूडेंट है उससे मीन से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी 58 में हम 5 से क्या कर देंगे, 58.5 में हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारा आएगा मल्टीप्लाई करके वो हमारा आएगा 755। देखिए ये मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखा था ताकि आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। आप कहेंगे यहाँ नहीं समझ आया, तो फिर से समझा देती हूँ। 30 बच्चों का माध्य इतना है, लेकिन मैं इसका सम निकालूंगी तभी होगा। तो सम निकालने का क्या है, जो बच्चे हैं जितना उसको क्या कीजिए, माध्य में मल्टीप्लाई कीजिए, तो टोटल इतना हो गया। लेकिन नंबर 75 था, लेकिन उस पर चढ़ा कितना है, 57। यानी ये जो बच्चे थे ना, बच्चों का टोटल नंबर था ना, इन सभी को जोड़ के कितना आया है,
55 और इसी को 30 से भाग देंगे तो ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो 1755 सारे नंबर का, किसी का 30 नंबर होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 70 होगा, सभी का जोड़ के कितना आया है 1755। लेकिन इस 1755 में 57 ऐड है, लेकिन होना कितना चाहिए था 75। तो 57 ऐड है तो 57 को मैं माइनस कर लूंगी, तो 15 में से 7 गया 8 और यहाँ 4 बचा, 14 में से 5 9 6 1। लेकिन मैंने 57 को हटा दिया क्योंकि 57 नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था 75, तो मैं 75 जोड़ दूंगी। 8 5 13, 3 हासिल 1, 9 7 16, 9 7 16, 1 17 का हासिल 1 और 6 1 7, 1773। तो अब जो एक्चुअल सम आया यानी 57 को हटा के मैंने क्या जोड़ दिया उसमें 75, क्योंकि 57 गलती से जुड़ा था, मैंने 75 जोड़ दिया। अब एक्चुअल में हमारा आया 1777 और बस 1773 और 1773 को आप भाग दे देंगे किससे 30 से। जब आप 30 से भाग देंगे तो ये हमारा जो मीन आएगा वो हमारा सही एक्चुअल मीन होगा। ठीक है, तो जब आप भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 59.1। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें तो आप इतना लेंदी प्रोसेस ना करें। इसका इजी तरीका है, जब भी कहे कि जोड़ना था आपको 75 नंबर लिखना था लेकिन गलती से आपने क्या लिख दिया 57, और 30 बच्चों का जो माध्य है वो कितना है 58.5। जब भी ऐसा सवाल हो कि ये इतना केजी आना था, इतना केजी आना था लेकिन इतना केजी ऐड हो गया, इतना नंबर आना था लेकिन इतना आ गया गलती से बाय मिस्टेक से, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना है नहीं करना है। जितना आना था और जो आपने लिखा है इन दोनों को माइनस कर दो। 75 में 57 को माइनस करो, 15 में से 7 जाएगा, ये आपका आएगा 8, यहाँ बचा 6 में से 5 1 18, यानी 18 नंबर एक्स्ट्रा। और यानी आपने 57 लिखा था लेकिन आपको लिखना था 75, यानी आपने कितना कम लिखा 18 कम लिखा, यानी ये 18 नंबर आपका ये जो मीन है, ये जो 18 नंबर है ये 18 नंबर मीन में नहीं जुड़ेगा। ये 18 नंबर तो एक लोगों का ना हुआ, लेकिन ये जो आपका 58.5 है ये 30 लोगों का मीन है, यानी ये जो 18 नंबर है ये 18 नंबर 30 लोगों में डिवाइड होके जुड़ेगा। तो 30 लोगों में डिवाइड होके जुड़ेगा तो 3 एकम 3 0, 3 6 के 18, यानी 6/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.6। और आपका जो मीन था 58.5 उसमें जोड़ देंगे 0.6, तो 6 5 11, 8 1 9 59। देख लीजिए ऐसे भी आंसर आया 59.1 और वैसे भी आपका आंसर आया है 59.1 और आपका करेक्ट आंसर है 59.1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट हुआ था। ठीक है, चलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होगी और दिख भी रहा होगा काफ़ी अच्छे से। देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसे मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी। कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द कॉर्ड, कहता है केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र और चाप से जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ एक वृत्त के केंद्र से, ठीक है ना, केंद्र बोला है, ठीक है, बिटवीन सेंटर टू कॉर्ड, एक वृत्त के केंद्र से चाप, मैं चाप ऐसे बना लेती हूँ पहले, केंद्र से ये जो चाप की दूरी है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर सवाल बोलता है एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 10 मीटर, और इस कॉर्ड की लेंथ यानी इस चाप की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। देन द डायमीटर ऑफ द सर्किल, अब बताइए कि इसकी डायमीटर क्या होगी। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इसे मिला दूं तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं, रेडियस हो जाएगा। केंद्र से सरकमफ्रेंस को जो टच करता है तो वो क्या होता है त्रिज्या होता है। जब मैं इसको इससे मिलाई तो ये त्रिज्या हो गया। और आपको पता है चाप पर से अगर केंद्र से चाप पर कोई भी लाइन जो जाती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर यानी लंब होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि केंद्र से चाप पर जो लंब जाती है कॉर्ड पे वो परपेंडिकुलर यानी लंब होती है। फिर से मैं कहती हूँ, सॉरी गलत मैंने बोल दिया। इस कॉर्ड पे जब केंद्र से
ये जो लाइन जाती है ये क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। और ये जो कॉर्ड है इसको दो बराबर हिस्सों में, जो ये होगा वही ये होगा, यानी ये पूरा 10 है तो इतना इतना कितना होगा, 5 होगा, और इधर वाला भी 5 होगा। लेकिन क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के नहीं कर सकती हूँ? अच्छा ये बताओ, मुझे डायमीटर चाहिए वृत्त की, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं तो ये डायमीटर होगा, या त्रिज्या का मैं दुगना कर दूं। तो देखो मुझे इसे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, मैंने क्या कहा था, पाइथागोरस ट्रिपलेट आप याद करें। पाइथागोरस ट्रिपलेट, हो सके स्पेलिंग मैंने गलत लिखा हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है, एक मैं आपको बता दूं कि 5 12 दिया है तो 5 एक 5 है, एक 12 है, यानी एक साइड 5 है दूसरी साइड 12 है, तो उसकी जो हाइपोटेनियस होगी वो 13 होगी। तो हाइपोटेनियस हो गया आपका 13, और 13 क्या है, यानी r है, रेडियस 13 है, तो डायमीटर क्या होगा 2r, यानी रेडियस का दुगना कर दो, तो 2 गुना 13 का मतलब 26 सेंटीमीटर, और आपका ऑप्शन में भी है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर याद नहीं है तो आप फॉर्मूला लगा लो, पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पी का मतलब क्या हो गया 12 का स्क्वायर, और बी का मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर। कर दो यहीं पे, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, हो जाएगा 169 एच स्क्वायर। या मैं ऐसे कहूँ, एच स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 169, यानी h इक्वल टू 13, यानी हाइपोटेनियस ये 13 आ गया। जब ये 13 तो ये भी 13 होगा, और 13 13 यानी r 13 हो गया, और d कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। तो अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट मैं आपको शेयर कर दूंगी, 1 3 4 5 होता है, हाँ शायद 3 4 5 होता है, आप एक बार देख लीजिएगा। एक 5 12 13 होता है, इसी तरह और भी सारा है जो अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है क्योंकि क्वेश्चन ये इजी है कि इफ 3 का पावर 2x प्लस 1 माइनस 3 का पावर x बराबर 3 का पावर x प्लस 3 माइनस 3 का पावर 2, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालिए, ठीक है, जिसका आंसर है 2 माइनस 1। तो चलिए मैं करती हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसे आप समझिएगा अच्छे से। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 का पावर x यहाँ है, और यहाँ भी देखिए 3 का पावर 2x, यानी x जो है वो 2 बार है। यहाँ भी देखिए 3 का पावर x है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसे हम लोग डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, 3 का पावर x को कुछ मान लेते हैं, a मान लो, b मान लो, c मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी। तो 3 का पावर x को यहाँ पे मैं मान लेती हूँ y, मान लेती हूँ कि जहाँ पे पुटिंग, या मैं पुटिंग लिख रही हूँ, हालांकि आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे 3 का पावर x है वहाँ पे मैं y लिखूंगी। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा एक बार क्या करना पड़ेगा, लिख कर इसे आपको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। जब आप इसे अरेंज कर लेंगे तब आप चीज़ों को बिठा पाएंगे। देखिए यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा अलग करके समझाती हूँ। 3 का पावर 2x प्लस 1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर 1। ओके, थोड़ा सा मेरा बेटा आ गया था, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2x इंटू 3 का, मतलब ये जो पावर प्लस 1 है ये क्या होता है, ये 3 का पावर 2x, जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है, 2x प्लस 1। यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं या इस वाले चीज को ऐसे लिख सकते हैं। जब आपका 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर 1 है तो दोनों का पावर ऐड होके ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन अगर ऐसे है तो इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। यानी 3 का पावर 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। या मैं कहूँ इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 3 का पावर x रहने दूँ, ठीक है, 3 का पावर x रहने दूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, ब्रैकेट लिख सकती हूँ। ओके, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ इंटू 3 का पावर 1, यानी इस वाले को मैं 3 का पावर x, और ये जो 2 है इसको मैं बाहर कर देती हूँ इंटू ये वाला 1, 3 का पावर 1 हो जाएगा, और ये माइनस 3 का पावर x तो है ही। सेम इसी तरह इस पे तो स्क्वायर वगैरह नहीं है, जैसे इस पे 2x था, इस पे तो 2x नहीं, इस पे तो सिंपल है, तो 3 का पावर x इंटू
3 का पावर, जैसे यहाँ पे 1 था तो 3 का पावर 1 चढ़ा, यहाँ पे 3 है तो 3 का पावर 3 चढ़ेगा, माइनस 3 का पावर 2। अच्छा, 3 का पावर x जहाँ है वहाँ हमें क्या लिखना है, y। देखिए यहाँ भी 3 का पावर x है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, y, लेकिन यहाँ पे ऊपर 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखिए 3 का पावर 1 का मतलब क्या होगा, 3 का पावर 1 का मतलब 3, यानी इसमें ये 3 मल्टीप्लाई है। अच्छा, या ऐसे ही मैं लिख देती हूँ आपको समझने के लिए, 3 का पावर x यहाँ भी है तो यहाँ भी y लिख देंगे, यहाँ भी 3 का पावर x है तो इसे भी y लिख देंगे, इनटू 3 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27, माइनस 3 का पावर 2 का मतलब 9, या मैं इसे ऐसे कहूँ 3y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 27y माइनस 9, या मैं ऐसे कहूँ 3y स्क्वायर माइनस वाई, ये 27 इधर आएगा माइनस 27y, ये जब इधर आएगा तो प्लस 9 इक्वल टू 0, या मैं इसे ऐसे कहूँ 3y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 9। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, 0। ठीक है, अब देखिए अब इसे आपको सॉल्व करना है, 3 9 जा 27, यानी आपको 2 नंबर ऐसा लेना है कि मल्टीप्लाई करके 27 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे माइनस 28, तो वो नंबर कौन सा हो सकता है, वो नंबर 27 और 1 हो सकता है। तो आप कहेंगे कि हाँ 27 और 1 हो सकता है, 27 एकम 27 और 27 और 1 जुड़ेगा तो 28 भी हो जाएगा। या मैं कहूँ कि इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्यों इतना लंबा आप जाएंगे फिर उसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक है तो यहीं से आप कर सकते। ओके, तो जब इसे ब्रेक ही करना है तो क्या फायदा जोड़कर, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेती हूँ मैं, तो 3y ने इन दोनों में से सिर्फ y कॉमन निकलेगा, इसमें बचेगा 3y, इसमें कुछ नहीं बचेगा माइनस 1। ठीक है, फिर इन दोनों में कॉमन निकालूंगी तो 9 या 27, माइनस 9 कॉमन निकालूंगी तो अंदर बचेगा 3y, 9 या 27, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, और 9 के पहाड़े में 9, एक बार में 9 1 जा 9 इक्वल टू 0। या मैं कहूँ एक हो जाएगा ये वाला चीज सेम है तो इसको एक बार लिख देंगे 3y माइनस 1, और दूसरा हो जाएगा आपका y माइनस 9, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि y माइनस 9 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा आपका 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, या मैं ये कहूँ हो जाएगा y बराबर 9 और दूसरा हो जाएगा y बराबर माइनस 1, इधर जाएगा 1/3, यानी एक y का वैल्यू 9 आया, एक y का वैल्यू 1/3 आया। लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें तो वैल्यू निकालनी है x की, और हमने y को किसके बराबर माना था, 3x, यानी जहाँ पे 3x था वहाँ पे हमने y लिखा, अब जहाँ पे y है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3x। ठीक है, तो y की जगह पे हम 3 का पावर x बराबर 9 लिख देंगे, या हम कह सकते 3 का पावर x और 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बहुत जल्दी, अभी करने में समय लग रहा है। ठीक है, और दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। सेम यहाँ भी वैसे y का लिख देंगे 3 का पावर x, और ये 1/3 है, फिर 3 का पावर x, ये 3 को जब पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, और बेस सेम है, पावर को कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू -3, यानी x की वो जो वैल्यू आई 2 और -1 है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ कि यही क्वेश्चन था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 -1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसे आपको लगा होगा कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जब आप इसे करेंगे ना तो झट यूं हो जाएगा, लेकिन आपको बेसिक आनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन नंबर 4 मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो काफी इजी है, ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन टफ ही रहता है, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं। यहाँ लाइटिंग आ रही है, यहाँ मैं पढ़ के दिखा रही हूँ। द मार्क्स, देखिए यूपी टेट वाला ही है, ठीक है ना, 2018। द मार्क्स ऑफ 16 स्टूडेंट, 16 स्टूडेंट की मार्क्स कितनी है मैथ इन मंथली टेस्ट जो हुआ है, 0 0 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8। देन मोड विल बी, मोड उसे कहते हैं जो मार्क्स अगर दिया है, मार्क्स वेट दिया है तो अगर वेट किसी और चीज का डेटा दिया है उस चीज का डेटा जो रिपीटेड मोड पे हो, रेपिटेटिव मोड पे हो। रेपिटेटिव मतलब जो लगातार आए, कई बार आए, जो सबसे ज्यादा मोस्टली आए उसी को मोड कहते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या आया, 0 2 बार आया है, 2 2 बार आया, 3 3 बार आया है, 4 1 बार आया है,
5 4 बार आया, 6 2 बार आया, यानी इसका मोड क्या हो जाएगा, तो इसका जो मोड होगा वो हो जाएगा आपका, मोड विल भी हो जाएगा 5, आंसर 5 हो जाएगा, और जो कि है 5। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 6, द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, तो इसका जो फैक्टर है वो कितना निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। तो चलिए करते हैं। जब भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो मिडिल टर्म ब्रेक करके करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो तो हम इसे एक्स की वैल्यू कुछ ऐसा रखेंगे कि ये पहले 0 हो जाए, वो हम देखेंगे। तो x की वैल्यू 1 रख के देखिए क्या 0 होता है, x की वैल्यू -1 रख के देखिए क्या 0 होता है, नहीं होता है तो +2 रख के देखिए, नहीं होता है तो -2 रख के देखिए। मतलब हिट और ट्रायल मेथड इसको कहते हैं। तो मैं अगर लेती हूँ x - 1 बराबर 0, एक इसका फैक्टर, तो x बराबर क्या होगा, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो यानी x की जगह पे आपको 1 रखना है, तो 1 का क्यूब 1 होगा, 6 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 × 6 प्लस x की जगह पे 1, 11 × 11 -6। यहाँ पे देखिए +11 +1 +11 +12 -6 -12 0 आ गया, यानी आपका एक फैक्टर हो गया x - 1। अब क्या करेंगे, एक फैक्टर x - 1 हुआ, इसको भी निगलेक्ट करिए। अब x - 1 से इसमें ना हम भाग दे देंगे, हालांकि बिना भाग दिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप भाग देकर देख लें, काफ़ी इजी हो जाएगा। ऊपर मैं लिखती हूँ चीज़ों को। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x में मल्टीप्लाई करके x क्यूब हो जाए, तो x स्क्वायर लिखूंगी, x स्क्वायर से x में मल्टीप्लाई करूंगी तो x क्यूब, फिर इसी x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो -x स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, साइन चेंज होता है, ये कट गया, -6 में से +x स्क्वायर जाएगा तो -5x स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ हम क्या लिखे, और साथ में +11x उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखें कि x में मल्टीप्लाई करके 5x स्क्वायर आए, तो 5 तो लेंगे तभी 5x होगा, एक और x लेंगे तो 5x और x मिलाकर 5x स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके आपका हो जाएगा प्लस, और 5 एकम 5 5x हो जाएगा। साइन फिर से चेंज होगा, आपको पता है, ये कट गया माइनस प्लस, एक माइनस है, और नीचे वाले साइन को हम लोग लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब डिवाइड करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो अब हमें इस वाले साइन या इस वाले साइन से मतलब नहीं होता है, हमें नीचे वाले साइन से लेना देना है। तो एक माइनस और एक प्लस कट गया, और देखिए ये प्लस और ये प्लस नहीं लेंगे, इस प्लस को लेंगे और नीचे वाले को लेंगे, यानी 11 में से 5 जाएगा तो 6, और 11 के आगे, 11 बड़ा नंबर है, 11 के आगे प्लस तो +6x। ठीक है, अब क्या उतारेंगे, -6। देखिए ये प्लस में आया है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब बताइए यहाँ कौन सा नंबर या डिजिट लिखे कि इसमें मल्टीप्लाई करके 6x आए, तो सिर्फ 6 लिखेंगे। 6 में x मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और 6 एकम 6 -6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये साइन चेंज होगा, माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट गया, -6 + 6 ये भी कट गया, तो आपका एक हो गया था x - 1, दूसरा हो गया x स्क्वायर -5x + 6। अब इसको आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना है, x - 1 इसी तरह रहेगा, तो आप 2 नंबर लेंगे, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 3 दूनी 6 और 3 दू 5 हो जाएगा, तो एक आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, या आप इसे रफ में करके देख लेना, x स्क्वायर -3x - 2x + 6। तो देखिए 3x और 2x मिलके -5x हो गया, और 3 दूनी माइनस प्लस 6 भी हो गया। तो जब कॉमन लेंगे x तो x - 3 बचेगा, इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस, यहाँ भी 3 बचेगा, यानी एक हो जाएगा x - 3, दूसरा हो जाएगा x - 2। तो एक हो गया x - 3, दूसरा हो गया x - 2, यानी आपका ये 1 2 और ये 3 फैक्टर हो गया। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए आपका आंसर क्या है, x - 1 x - 2 यहाँ पे दिया है, और x - 3 यहाँ पे, तो इधर उधर हो सकता है। हालांकि मैं रहती तो मैं क्या करती, मैं ऑप्शन से जाने का कोशिश करती, मल्टीप्लाई करके देखती। मल्टीप्लाई आप या तो ऑप्शन से, सबसे बढ़िया है आप ऑप्शन से चले जाओ, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये चीज़ आ रहा है तो यही इसका आंसर। अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन मेरा ये है कि आपकी अगर मैथ्स वीक है तो आपको बेसिक आनी चाहिए। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच मल्टीप्लाइड बाई इतना
टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि उसका परफेक्ट क्यूब आ जाए। नंबर हमारा कौन कौन सा है, नंबर है हमारा 33275, 33275। कह रहा है कि इसमें आखिर वो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे कि इसका परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा कहे कि इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए यानी वर्ग बन जाए, या ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे जिसका ये परफेक्ट घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 33275। देखिए वीडियो बड़ी लेंदी हो रही है, आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि 10 क्वेश्चन करूँ, देखिए 10 हो पाता है कि नहीं, क्योंकि बीच बीच में मेरा बच्चा जो है आकर काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, और जब पीछे से डिस्टर्बेंस होती है तो मैं मैथ्स नहीं कर पाती हूँ, चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल हो, चाहे पढ़ाना हो, या फिर घर ही क्यों ना हो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ और आज अपलोड करके देखती हूँ, अगर 10 क्वेश्चन अपलोड होगा तो कल भी करूँगी, वरना मैं फिर 5-5 का ही हिसाब रखूँगी। तो ये लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 6 के 30, 3 इसमें गया, 5 6 के 30, 2 इसमें गया, 5 6 25, 5 6 25, फिर 5 से जाएगा, 5 6 कम 5 इसमें गया 16, 5 3 15, 1 इसमें गया, 5 3 15, 5 6 कम 5। अब ये 11 का क्यूब है, 11 एकम 11, इसमें जाएगा 2, 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11, फिर ये 11 का स्क्वायर है, 11 एकम 11, ये 11 एकम 11। तो देखिए क्या आया, 5 गुना 5 गुना 11 गुना 11 गुना 11। क्यूब बनने का क्या होता है, क्यूब में 3 का पेयर चाहिए, तो इसका तो 3 का पेयर बन गया, लेकिन इसका 3 का पेयर नहीं बना, यानी इसमें हमें 2 5 है, एक और 5 की जरूरत होगी, यानी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, आंसर, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा था, लिख ली हूँ, हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा सॉरी, कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा चलिए इसका मैं आंसर दिखा दूंगी, ठीक है ना, बाद में। पहले आप ये देख लीजिए, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। कहता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो प्रिंसिपल का, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो है वो प्रिंसिपल यानी मूलधन का कितना है, 2/5 है, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का 2/5 है। ये देखिए 2/5 है, किसका, प्रिंसिपल का है, पी का है, कौन है, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ऐसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, इन व्हाट टाइम, टाइम आपको निकालना है, विल द सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट है बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट एसआई है वो 2/5 है, किसका, पी का। तो आप एसआई पी को इधर करेंगे तो पी और 2/5 ऐसे रहेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट 2 मान लीजिए, 2 यूनिट, और प्रिंसिपल मान लीजिए 5। हालांकि मुझे ऐसे करने की जरूरत है, प्रिंसिपल का 2/5 है, तो जो नीचे जिसका कहेगा वही नीचे वाला डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल का कह रहा है तो प्रिंसिपल 5 हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एसआई का फॉर्मूला आप जानते हैं, पी इंटू, हालांकि देखिए इसे और शॉर्टकट में कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है, इसी में आपका 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। एसआई हमने 2 मान लिया, पी हमने 5 यूनिट मान लिया, आर दिया ही है 8%, टी निकालना ही है 100, आप यहीं पे देख लीजिए, 4 दूनी 8, 4 25 से 100, फिर इधर का 2 से इधर का 2 कट गया, फिर 5 एकम 5, फिर 5 या 25, ये 5 इधर जाएगा और इधर टी बचा, यानी टी कितना आ गया, 5 साल आ गया, कितना जल्दी हो गया। हाँ तो आप देख सकते हैं, 1 मिनट, सॉरी इधर उधर भाग जाते, देखिए 5 साल, तो 5 साल जो है हमारा आंसर आ गया। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी इजी होते हैं, और वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो अब मैं बस एक ही क्वेश्चन बताऊंगी, अगर 8 क्वेश्चन हुआ होगा तो 8 क्वेश्चन मैं कल बताऊंगी, ओके। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, 2018 की ही ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, हालांकि मेरा आंसर गलत हो गया था, ठीक है, तो इसे मैं रिवीजन जब मैंने एनालिसिस किया तो मेरे आंसर सही हो गए, इसे मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह ये आगे बढ़ते गया है, 1 - 1/100 तक है। इसका क्या कीजिए, एलसीएम लेके कर लीजिए। तो जब इसका आप ना रफ में कहीं ले लीजिए एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे मत। तो ये 1 - 1/5 कैसे होगा, 5 हो जाएगा, 1 5 5, 5
कपाड़ा में 5, एक बार में एकम 1, 5 में से 1, 4/5, यानी 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4/5। ठीक है, मैं रहती तो इतना नहीं करती, मैं यहीं पे कर लेती, 5 एकम 5 और 5 में से 1 गया 4/5। ठीक है, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, 6 एकम 6, मल्टीप्लाई नहीं भी लिखेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 एकम 6, 6 में से 1 गया 5 बटा, नीचे तो 6 है वही रहेगा। फिर यहाँ 7 एकम 7, 7 में से 1 गया 6/7, डॉट डॉट डॉट, इसका करें 100 एकम 100 में से 1 गया 99/100। कोई दिक्कत नहीं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, अब देखिए, देखने में तो लगता है काफ़ी हार्ड है, हालांकि मैंने भी उस वक्त नहीं कर पाया था, फिर बाद में एनालिसिस किया मैंने तो मुझे आ गया। ठीक, अच्छा आप एक चीज़ देख रहे हैं, जब बीच में मल्टीप्लाई है, नहीं भी ब्रैकेट भी देते तो भी मल्टीप्लाई ही होता। इधर का ये 5 से 5 कट रहा है, इधर का 6 से ये 6 कट रहा है, यानी ये देख रही हूँ इधर का ये कोना कोनी कटते जा रहा है। तो यहाँ पे जो 7 है, डॉट डॉट डॉट, इधर का 7 से 7 भी कटेगा, मतलब ऐसे ये कटते जाएगा। तो इधर का ये 99 भी कट जाएगा। ये 5 से ये 5 कट गया, ये नीचे वाला से एक ऊपर वाला कट रहा है, एक नीचे से एक ऊपर, एक नीचे से एक ऊपर, एक नीचे से एक ऊपर, ऐसे क्रॉस कट रहा है, तो 99 भी कट रहा है। तो बचा क्या, बचा 4 और बचा 100। तो 4/100 जब सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 4 25 से 100, आंसर आएगा 1/25। मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ, 1 मिनट। हाँ देखिए, आंसर हमारा आ गया 1/25। तो आई होप इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। पता नहीं 8 क्वेश्चन हुआ या नहीं, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, जब मैं क्वेश्चन लिखती हूँ तो समझ में आता है, लेकिन फिर भी 6-7 क्वेश्चंस हो गए होंगे। और जो क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत मैंने बताया होगा वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जिसमें एलसीएम वगैरह निकालने को बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसे आप देख लीजिएगा, करेंगे सॉल्व करके आ जाएगा। नहीं कहेंगे तो दूसरे दिन में पूरा बता दूंगी। ठीक है, कल मैं इसमें भी अभी क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी टेट में भी कंटेंट ज़्यादा है, मैथ्स पेडागोजी कम है। मैथ्स पेडागोजी का मैं एक दिन, यूपी टेट के जितने मैथ्स पेडागोजी है एक दिन मैं उसके PYQs करा दूंगी। अभी पहले जितने कंटेंट है उसे मैं करा देती हूँ, और इसे आप खूब अच्छे से रिवीजन कर ले, इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें। जब आप कमेंट करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ, तो वीडियो बनाने का दिल करता है। और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।